हेलो नमस्कार, मैं नील अग्रवाल और डे 39 में कक्षा 12 इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस राजस्थान बोर्ड का चैप्टर संख्या 4 चल रहा है, जिसके पार्ट 11 में आ गए हैं। 10 पार्ट में हमने इसके काफी टॉपिक्स कर लिए। कल हमने इसमें डे 38 में टॉपिक किए थे इसके संयोजन के, समांतर क्रम और श्रेणी क्रम संयोजन। आगे उससे संबंधित और भी है, उसमें हम संचित ऊर्जा के लिए फॉर्मूला डेराइव करेंगे 1/2C, इस पे सोल्व करेंगे। फिर उसमें ऊर्जा घनत्व निकालेंगे, ऊर्जा हानि, 2-3 टॉपिक और बाकी हैं। उससे पहले इससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल जो बहुत महत्वपूर्ण है और अक्सर पूछ लिए जाते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये जो न्यूमेरिकल हम करेंगे, ये दोनों ये न्यूमेरिकल श्रेणी क्रम और समांतर क्रम वाले भाग से हैं। श्रेणी समांतर वैसे हम पढ़ चुके हैं पूरी डिटेल से, कल काफी डिस्कस कर लिया हमने, लेकिन फिर भी इसको थोड़ा सा और हम एक बार चर्चा कर लेते हैं क्वेश्चंस करने से पहले। कि श्रेणी क्रम का मतलब ये है कि एक संधारित्र का अगला सिरा दूसरे संधारित्र के पहले सिरे से जुड़ा होगा, दूसरे का अगला सिरा तीसरे के पहले से जुड़ा होगा। एक बात तो ये आपको ये देखना है कि जो तुल्य धारिता निकालनी है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, सोल्व करना है, वो दो बिंदु कहाँ है उनके बीच में अगर हमें सोल्व करना है। जैसे अगर आप कहते हैं कि A और B के बीच में सोल्व करना है आपको तुल्य धारिता, तो ये तीनों कौन से क्रम में है? तीनों श्रेणी क्रम में है। तो हम फॉर्मूला लगा देंगे 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। वैल्यूज इनकी दे दी जाएगी, वो वैल्यूज पुट करके एलसीएम लेके सोल्व कर लेंगे। 1/C की वैल्यू आएगी, लास्ट में रिवर्ट कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे इसका, और वैल्यू आ जाएगी C की। समांतर क्रम में क्या है? समांतर क्रम में ये ध्यान रखें कि एक तरफ के जो सिरे हैं वो एक ही बिंदु पर कनेक्ट होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने डायग्राम बना लिया, इस तरह से ले लिया डायग्राम, तो ये ही समांतर क्रम है, बस केवल ऐसा दिखाई देगा तो ही समांतर क्रम है। डायग्राम में ध्यान रखना कि हमें ये समझ में आना चाहिए कि समांतर क्रम है या श्रेणी क्रम है। तो अगर ये इस तरह से कहते हैं कि यहाँ हमें A और B के बीच में तुल्य धारिता सोल्व करनी है, तो इसमें देखें कि इसके इधर वाला कॉर्नर, ये कॉर्नर और ये तीनों का जो एक साइड के जो कॉर्नर है वो तो एक ही जगह आ रहे हैं सारे, वाई तो एक ही जगह कनेक्ट हो रही है सारी। इसकी तरह इधर भी देखें तो ये भी, तो ये कौन से क्रम है? ये तीनों समांतर क्रम में। तो इसका फाइनल रिजल्ट आ गया C = C1 + C2 + C3। तो कॉम्बिनेशन समझना जरूरी है। एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो न तो सिर्फ अकेले ये होंगे न अकेले ये होंगे, यानी मिक्स होंगे, उसमें श्रेणी भी होगी और समांतर क्रम भी होगा। फॉर एग्जाम्पल आपको इस तरह का क्वेश्चन दे दिया जाए कि ये है A और B के बीच में तुल्य धारिता निकालनी है, तो क्या कैसे निकालेंगे? तब हमें अगर इस तरह से दे दिया तो पहले आपको एक कॉम्बिनेशन ऐसा दिखाई देगा जो अलग से है, उसको सोल्व करेंगे। और दूसरी बात, सबसे पहली बात ये ध्यान रखिए कि तुल्य धारिता का मतलब क्या होता है। तुल्य धारिता का मतलब होता है कि अगर A और B दो बिंदुओं के बीच में निकालना है तुल्य धारिता, इसका मतलब ये है कि वहां जितने भी कैपेसिटर लगे हैं सभी को हटाकर एक लगा दें तो उसकी वैल्यू क्या होगी। जैसे कहते हैं 50 वाट का बल्ब है, एक दूसरा 50 वाट का बल्ब है, दो लगे हैं और हमें तीव्रता उतनी चाहिए, तो हम क्या करेंगे? दोनों को हटा के 100 वाट का एक लगा दें। तो इसका मतलब क्या हुआ? वो उसकी तुल्य धारिता हो गई, वो उसकी तुल्य तीव्रता हो गई कि उतनी तीव्रता का जो बल्ब है वो होना चाहिए। वैसे यहाँ पर भी अब यहाँ क्या करना है? मिक्स नहीं करना है, इनको अलग अलग सोल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ से दिखाई दे रहा है पहले कि ये दोनों कौन से क्रम में है, आगे से आगे जुड़े हुए हैं, तो इनका तुल्य निकालने, पहले इनकी तुल्य धारिता निकालने, यानी इन दोनों को हटा के इसकी जगह एक लगा दें। तो पहले ये सोल्व हो गया। जब ये सोल्व हो गया तो अगर कंफ्यूजन रहे शुरू में थोड़ा, तो आप डायग्राम थोड़ा दोबारा बना के रिपीट करके और फिर आप उसको सोल्व कर ले तो दिक्कत नहीं आएगी। जैसे अब वैसे तो हमें दिखाई दे रहा है कि दोनों को हटा के एक लगा देंगे, तो वो एक इसके साथ कौन से क्रम में होगा? समांतर क्रम में। कंफ्यूजन रहे तो आप इस तरह से डायग्राम बना लें कि ये तो इन दोनों का तुल्य धारिता, जैसे मान लो 2 माइक्रोफेरेड और ये भी 2 माइक्रोफेरेड, तो दोनों का क्या आ जाएगा? 1/2 + 1/2 = 1, और 1 का रिवर्ट करेंगे तो ये, तो 1 माइक्रोफेरेड आएगा। इसका मतलब इन दोनों को हटाएंगे तो कितना लग गया? 1 माइक्रोफेरेड। ये यहाँ मान लो 3 माइक्रोफेरेड का लगा हुआ है, तो ये 3 माइक्रोफेरेड का ऐसा कैसा है ही। अब ये बिंदु B वही है, A भी वही है। अब इन दोनों के बीच में तुल्य धारिता निकालनी है, तो ये अब ये दिखाई दे जाएंगे कौन से क्रम में हो गए? समांतर क्रम में, और फिर इनको सोल्व कर लेंगे। तो इस तरह से आपको पहले इनकी स्ट्रक्चर समझनी जरूरी है।
एक बार में दोनों एक साथ फॉर्मूले नहीं लगेंगे, ऐसा नहीं है कि ये भी लग जाए और ये भी लग जाए। जब अगर समांतर क्रम लग रहा है तो वहां केवल समांतर क्रम लगेगा, उसको सोल्व करना पड़ेगा। जब आपने सोल्व कर लिया इसका मतलब उनको हटा दिया वहां से और उनकी जगह एक संधारित्र हमने लगा दिया, तो वो संधारित्र की वैल्यू वहां ले लेंगे। फिर उसके बाद नया कॉम्बिनेशन दिखाई दे जाएगा, फिर उसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है, अब इसमें कुछ क्वेश्चन अपने सोल्व करके देखते हैं, उसके बाद में फिर आगे बात करेंगे। अब इससे संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन हमने लिया है, बिंदु ए व बी के मध्य तुल्य धारिता ज्ञात करें। एक बार लिख दिया मैंने, सभी में आपको ये काम करना है, बिंदु ए व बी के मध्य तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। पहला क्वेश्चन ये है, अगर ये अपने 2-3 क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे तो सारी चीजें पता चल जाएंगी, सब में इसी तरह से होगा, केवल हमें कॉम्बिनेशन देखना कैसा है। तो यहां से देखें, सबसे पहले इस क्वेश्चन में तो ये 4 माइक्रोफेरेड और ये 4 माइक्रोफेरेड दोनों अलग कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है। अलग कौन सा है? श्रेणीक्रम। तो पहले इसको सोल्व कर लेंगे। तो यहां से 1/c इज इक्वल टू क्या आएगा? 1/c1 प्लस 1/c2। तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/4 प्लस 1/4। एलसीएम 4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा, 1/2 और c आ जाएगा तो उल्टा करेंगे 2 माइक्रोफेरेड। ये माइक्रोफेरेड चल रहा है तो माइक्रोफेरेड ही है। अब देखो, अगर वन डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम समझने के लिए बात कर रहे हैं केवल ये। अब दिखाई दे रहा है कि इन दोनों को हटा के इन दोनों का तुल्य निकाला है, इसका मतलब इन दोनों को हटा के 4 के 2 माइक्रोफेरेड सॉरी 4 माइक्रोफेरेड के 2 संधारित्र लगाए, तो उससे बेटर क्या है? 2 माइक्रोफेरेड का 1 लगा दें अगर श्रेणीक्रम में। तो इनको क्या करें? इनको हटा के इसकी जगह 1। अब इसमें देखो, इन दोनों को हटा के अगर 1 लगाएंगे तो कितना लगेगा? 2 माइक्रोफेरेड का लगेगा। अब ये इसका मतलब इन दोनों की जगह 1 है, उसकी वैल्यू ये है। अब इन दोनों की जगह जब 1 ये है तो ये 1 और 1 ये, इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स कहां जुड़ गए? पॉइंट ए पर आ रहे हैं एक तरफ के, दूसरी तरफ के पॉइंट बी पर आ रहे हैं। तो दोनों कौन से क्रम में हो गए? समांतर क्रम में, इसलिए दोनों को डायरेक्ट ऐड करते हैं। या इतना ज्यादा डिटेल लिखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आते हैं 1 नंबर में आता है, 1 नंबर में मैक्सिमम बस, इसलिए ज्यादा ये इतना लिखने की भी जरूरत नहीं है। चाहे तो पूरा डिटेल लिख सकते हैं। यहाँ 4 माइक्रोफेरेड तथा 4 माइक्रोफेरेड दोनों श्रेणी क्रम में आता है, इनका तुल्य धारिता। अब अगर आप कंफ्यूजन रहे तो डायग्राम बना लो। पॉइंट ए वही है, ठीक है, हमने जिनको सोल्व किया उन्हीं को हटाएंगे। इन दोनों को सोल्व किया है, और ये जो नीचे वाला संधारित्र है 1 माइक्रोफेरेड का, इसका हमने अभी कुछ नहीं किया है, ये एज इट इज है। पॉइंट बी वहीं पर है, तो यहाँ पर इन दोनों का रिजल्ट क्या आ गया? 2। अब दिखाई दे रहे हैं इन दोनों के कोऑर्डिनेट 1 पॉइंट पे आ रहे हैं, इन दोनों के 1 पॉइंट पे आ रहे हैं। तो यहाँ से रिजल्ट क्या आएगा? ये दोनों समांतर क्रम में हो गए, अच्छा तुल्य धारिता आ जाएगी। तुल्य धारिता C डैश मान ले, C ऊपर ले लिया तो हमने, वो आप अपने अनुसार कॉम्बिनेशन C1 C2 C3 जैसे मान ले वैसे मान ले। तो यहाँ C डैश मान लेते हैं, क्या आ जाएगा? 2 माइक्रोफेरेड प्लस 1 माइक्रोफेरेड बराबर आ जाएगा 3 माइक्रोफेरेड। ठीक है, जब सॉल्यूशन आप कर देंगे तो सॉल्यूशन आपने किया, इसका मतलब आपको ये समांतर क्रम पता है तो ही किए। ये आगे इतना ज्यादा डिटेल से लिखने की जरूरत नहीं होती कि 2 माइक्रोफेरेड 1 माइक्रोफेरेड दोनों समांतर क्रम में, इसलिए इसकी तुल्य धारिता का ये सूत्र अप्लाई करेंगे या ऐसा कुछ करने की ज्यादा डिटेल देने की जरूरत नहीं होती। बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर में क्वेश्चन आते हैं केवल, और कंपटीशन में तो कोई मैटर ही नहीं है। वहां तो आपको क्या करना है? ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं, इसलिए वहां तो अगर आप माइंड में सोल्व हो गया 4 का 2 आ गया, 2 + 1 किया 3 आ गया, तो इतना करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट सोल्व हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं अपने नेक्स्ट, इसका सेकंड पार्ट। सेकंड क्वेश्चन जो है क्या है? ए और बी के बीच में तुल्य धारिता में निकालनी है। अब डायग्राम ये है, ध्यान से देखिए तो वही वैसा ही क्वेश्चन है। अब यहाँ क्या दिखाई दे रहा है कि इसका इससे डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, क्योंकि इसके साथ तो ये भी कनेक्ट हो रहा है, इधर से ये भी कनेक्ट हो रहा है। तो पहले इन दो को दिखाई दे रहा है कि ये समांतर क्रम अलग कॉम्बिनेशन है, तो पहले इसी को सोल्व कर लें। ठीक है, ये सोल्व कर लेंगे, इधर से इसको भी अलग से इसको सोल्व कर लेंगे, और फिर देखेंगे तो इन दोनों की जगह 1 आ जाएगा, इन दोनों की जगह 1 आ जाएगा। तीनों लाइन में जुड़ गए, लाइन में जुड़ गए तो कौन सा क्रम हो गया? श्रेणी क्रम, और फिर उसका श्रेणी क्रम का फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहाँ इसका सॉल्यूशन क्या होगा? 2 माइक्रोफेरेड व 1 माइक्रोफेरेड कौन से क्रम में है? समांतर क्रम में है। अतः
C इज इक्वल टू क्या देगा 2 माइक्रोफेरेड प्लस 1 माइक्रोफेरेड बराबर 3 माइक्रोफेरेड। और अब देखें अगर यहाँ वैल्यू अलग होती तब तो आप उसको सोल्व करके लिख देते हैं, लेकिन अब देखो सेम ही है तो इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार से मान यहाँ दे रखे हैं, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन में दे रखा हो तो जब आप एक बात सोल्व कर लोगे तो सेम अगर कोई बात है तो वो भी हम सोल्व कर लेंगे, इसलिए उसको भी करके इतना दिखाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ से अब इसकी जगह क्या करें, अतः इस डायग्राम को थोड़ा सा कन्वर्ट कर देते हैं वापिस, जो हमने हल कर लिया है कि ये इसकी दोनों की जगह 1 लग गया, कितने का 3 माइक्रोफेरेड का। ये बीच में 1 माइक्रोफेरेड का है ये ऐसा कैसा, और इस ये भी वही बात है जो यहाँ है, दोबारा लिखे तो लिख सकते हैं। तो यहां पर भी क्या कर दें 3 माइक्रोफेरेड, और ये बिंदु कौन सा हो गया बी, और ये बिंदु हो गया ए। अब ए और बी के बीच में तीनों दिखाई दे रहे हैं, तीनों कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में है। अतः परिणामी धारिता क्या हो जाएगी 1 परिणामी धारिता 1/c is equal to 1/c1 plus 1/c2 plus 1/c3। वैल्यू रखते हैं 1/3 प्लस 1 प्लस 1/3। सोल्व कर लेंगे आप इसे, एलसीएम ले लें 3 तो क्या देगा 1 प्लस 3 प्लस 1 कितना हो गया 5/3, और c की वैल्यू रिवर्स कर देंगे। तो ये रिवर्स का जरूर ध्यान रखें आप 3/5, यानी इन सभी को हटा के अगर एक ही लगाएं तो उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए 3/5 माइक्रोफेरेड होनी चाहिए। उससे हमें इसका रिजल्ट जो है पता चल जाएगा कि इतना रिजल्ट होगा। तो इन सभी की जगह एक वैल्यू का कैपेसिटर जो है वो बहुत है, इतने लगाने की जरूरत नहीं है। अब आगे लेते हैं तीसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें कुछ अलग डायग्राम दिखाई दे रहा है, एक सर्कल बना दिया। सर्कल आपको क्या देखना है, आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात ये देखनी है कि क्वेश्चन क्या दिया गया है, कि तुल्य धारिता कहां निकालने, वो बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इसी के अंदर अगर हम ये बिंदु अगर इधर लगा देंगे, ए इधर बना देंगे, बी इधर बना देंगे, तो रिजल्ट सारे चेंज हो जाएंगे। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपको वो बिंदु देखने हैं कि कहां किन के बीच में हमने, इनका मतलब ये कि यहाँ बैटरी लगी है, इधर से वोल्टेज करंट इधर से आएगा, तो फिर वो डिस्ट्रीब्यूट आएगा किस प्रकार से होगा, तो वो तो इस पे डिपेंड करेगा कि श्रेणी समांतर किस प्रकार से है। इसीलिए आपको वो बिंदु महत्वपूर्ण है, वो ध्यान रखना है कि कहां आपको जरूर बिंदु दिए जाएंगे, बिना बिंदु का कोई क्वेश्चन नहीं होगा। इसलिए अब आप देखिए कि हमें कहां निकालना तुल्य धारिता ए और बी के बीच में। तो इधर वाला एक पार्ट हो गया, आप जैसे वायर है, वायर को सीधा लगा दो और चाहे थोड़ा घुमा के लगा दो, करंट तो वैसे ही जाना है उसके अंदर, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां से देखें तो ये संधारित्र अगला सिरा इसके पहले से जुड़ा हुआ है, तो ये कौन से में हो गए श्रेणी क्रम में हो गए, तो 6 माइक्रोफेरेड व 6 माइक्रोफेरेड कौन से क्रम में है श्रेणी क्रम में है। अतः 1/c इज इक्वल टू क्या आएगा 1/6 प्लस 1/6 इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2/6 इज इक्वल टू 1/3 एंड c इज इक्वल टू 3 माइक्रोफेरेड। इसका मतलब इन दोनों को हटा के एक लगाए तो कितनी वैल्यू होनी चाहिए उसकी 3 माइक्रोफेरेड होनी चाहिए। तो अब इस डायग्राम को दोबारा बनाते हैं हम। ये बिंदु A है यहाँ, और यहाँ जो सर्कल था अभी भी वही सर्कल है उसी तरह से, और ये यहाँ बिंदु B है, और इधर से ये संधारित्र इसको हमने भी यूज नहीं किया, 2 माइक्रोफेरेड गए, और ये कितने का रिजल्ट आया 3 माइक्रोफेरेड। अब देखिए इधर का कॉर्नर जो है वो एक जगह आ रहा है, इधर से ये भी क्या हो रहे हैं एक ही पॉइंट पे आ रहे हैं, इसलिए कौन सा क्रम हो गया ये समांतर क्रम हो गया। समांतर क्रम हो गया तो क्या कर देंगे डायरेक्ट ऐड कर दो, c इज इक्वल टू c1 प्लस c2, तो फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5 माइक्रोफेरेड। इस तरह से फाइनल वैल्यू आ गई c इज इक्वल टू 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5 माइक्रोफेरेड। तो ये डायग्राम से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसी डायग्राम को अगर हम ऐसे बना दें तो भी वही बात है, इस डायग्राम को ऐसे बना दोगे तो भी वही बात है। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन
जो पहले हमने क्वेश्चन किए थे वो तो वैसे जनरली मैंने लिख दिए थे, बाकी एक दो बुक के जो क्वेश्चन बुक में काफी दे रखे हैं, आप उसको सोल्व करके देखना। तो काफी क्वेश्चन कुछ खुद करोगे तो ज्यादा अच्छा आइडिया लग जाएगा कैसे सोल्व करने हैं। बाकी सब में मेथड जो हमने 2-3 क्वेश्चन पहले किए हैं, अगर वो पता चल गए तो बाकी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस समय सेम वही मेथड रहेगा, वही पैरेलल है, सीरीज है, दो ही कॉम्बिनेशन अपने पास। जो आपको क्लियर दिख रहा है पहले उसके लिए सोल्व कर लो, फिर आगे से आपको दिखाई दे जाएगा। ये कंफर्म है कि क्वेश्चन जो भी होंगे उनके अंदर मिक्सचर होगा, श्रेणी भी होगा, समांतर भी होगा। तो आपको ढूंढना पड़ेगा, पहले श्रेणी वाला सोल्व करना है। अलग जो दिखेगा, अगर अलग श्रेणी क्रम दिख रहा है 2 का 3 का, तो पहले उसको सोल्व कर लो। अगर अलग समांतर दिख रहा है तो उसको सोल्व कर लो, फिर उसको हटा के जो रिजल्ट आया वो लगा दो, और फिर अगला कॉम्बिनेशन आपको दिखाई दे जाएगा। स्टेप बाय स्टेप पता चलेगा। जैसे ये बिल्कुल सिंपल सा वैसे हम कर चुके हैं। इसमें दे रखा है चित्र में दर्शाए संयोजन की बिंदु P व N के मध्य, P और N यहाँ दे रखे हैं, बिंदु P और N, ये P मान लेते हैं और ये N मान लेते हैं। इनके मध्य क्या दे रखा है, इनके मध्य हमें तुल्य धारिता ज्ञात करनी है, बिंदु P और N के मध्य। अब इसके अंदर आप सोल्व कर लें, वैल्यूज ले लें। ये P और N यही दे रखे हैं बुक में से, यहाँ लिखा, बात एक ही है, वो यहाँ ले लें या यहाँ ले लें, कोई फर्क नहीं है इनमें। अब हमें क्या करना है, तुल्य धारिता यानी इन दो बिंदुओं के बीच में हमें बताना है। तो अब देखो ये अलग से दिखाई दे रहे हैं, समांतर क्रम 2, तो पहले इनको सोल्व कर लो, फिर इनको हटा देंगे, 1 लगा देंगे, वो इसके साथ सोल्व कर ले। तो यहाँ से देखिए 20 और 10 कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में है, तो चाहे तो लिख लें वरना डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं आप। 10 माइक्रोफेरेड में 20 माइक्रोफेरेड के संधारित्र कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो क्या होगा, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 बराबर, याद आएगा 10 माइक्रोफेरेड प्लस 20 माइक्रोफेरेड बराबर हो गया 30 माइक्रोफेरेड। ठीक है, अब इसी में देख लें, दोबारा बनाना चाहो तो दोबारा बना लें, मतलब जरूरत नहीं है, यहाँ दिखाई दे रहा है, इसको हटाए कितना लगा दिया 30 माइक्रोफेरेड का, और वो इसके साथ कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में। ठीक है, चाहो तो आप इसे नाम दे दीजिए, C1 हो गया, ये C2 हो गया, C1 प्लस C2 ले लिया, इसको C3 मान लें। अब इन दोनों का रिजल्ट क्या है, C आ गया, यानी अब इसके अंदर क्या वैल्यू बची है, एक तो C बचा है, ये C है, C बराबर कितना हो गया 30 माइक्रोफेरेड, और एक C3 जो है, ये C3 है, ये कितना है 30 माइक्रोफेरेड, और ये हमें N बिंदु है और ये P बिंदु है, और ये बैटरी लगी है नीचे। अब अपने को तुल्य धारिता निकालनी है, तो 1/C डैश मान लेंगे, C आ गया था इसलिए, बाकी सिंपल सी कोई दिक्कत नहीं है, आप कैसे भी एज्यूम कर लेंगे। 1/C प्लस 1/C3, तो ये आ जाएगा 1/30 प्लस 1/30 इज इक्वल टू 2/30 इज इक्वल टू 1/15। तो अपोजिट इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा 15 माइक्रोफेरेड। इसका मतलब क्या हुआ, तीनों को हटा के एक ही लगाना है, तो कितने का लगेगा 15 माइक्रोफेरेड धारिता का संधारित्र इसके अंदर यूज करना पड़ेगा। ये इसके रिजल्टेंट वैल्यू है। नेक्स्ट वैल्यू लेते हैं इसके अंदर, अगला क्वेश्चन चित्र में दिखाए परिपथ में A व B के मध्य, तो A और B दे रखे हमें बिंदु जरूर, मैंने आपको बताया था बिंदु जरूर होंगे, उसको वही डिसाइड करेंगे कि हमें कहां सोल्व करना है। जैसे अगर मान लो ये बिंदु यहाँ दे देते B और A B के बीच में करो, इसका मतलब इसका यूज नहीं करना आगे बढ़ेगा अगर ऐसे दे देते तो, क्योंकि A और B के बीच में तो इतना ही लगा हुआ है, इसी को काम में लेना, उधर वाले को काम में नहीं देना। तो ये ध्यान रखना है, इसके अंदर हमें यहाँ सोल्व करना है A और B। अब देखें कैसे दिखाई देगा, कैसे सोल्व करें। ये दोनों श्रेणी क्रम में दिख रहे हैं, सबसे पहले अलग इसको सोल्व कर लेंगे। इन दोनों में एक लगेगा तो फिर ये दोनों अलग हो गया, कॉम्बिनेशन समांतर क्रम हो गया। अब इन दोनों की जगह एक लग जाएगा, तो ये 1 2 और 3 तीनों कौन से क्रम में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। तो पहले तो ये श्रेणी क्रम में है, इनको सोल्व कर लें। तो इसको जैसे मान लें C1, इसको मान लें, इसको C2 मान लें, इसको C3 मान लें, इसको C4 मान लें, इसको C5 मान लें। ये C1 C2, तो परिणामी सबसे पहले 1/C इज इक्वल टू लें, तो ये आ जाएगा 1/8 प्लस 1/4, एलसीएम कितना आया 8, 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3/8, तो C की वैल्यू क्या आ जाएगी 8/3 माइक्रोफेरेड। ये किसके लिए आ गया, इसकी जगह आ गया। अब ये और ये दोनों कौन से में है, समांतर क्रम में, तो डायरेक्ट जुड़ जाएंगे। अब C की जगह C डैश मान ले,
सी डैश इज इक्वल टू सी प्लस किसके साथ है, ये C3 के साथ है समांतर में, तो ये आ जाएगा 8/3 प्लस 4 3, या 8 प्लस 12 कितना हो गया 20/3 माइक्रो फेरेड। तो ये इसका रिजल्ट आ गया 20/3। अब तीनों कौन सी में आ गए, श्रेणी में आ गए। ये बिंदु ए है, ये यहां से एक ले लें, यहां दूसरा और यहां तीसरा। ये बिंदु बी है, ये 16 माइक्रो फेरेड का था ही, ये पहला 12 माइक्रो फेरेड है ही, कौन से है C4, और ये कौन से है C5, और ये बीच वाला पार्ट इतना सोल्व कर लिया, उसका रिजल्ट आ गया 20/3 माइक्रो फेरेड। तो यहां ये किसके लिए भाई, ये C डैश बराबर लिया था, अब C डबल डैश मान लेते हैं, इसका रिजल्ट क्या होगा C4 प्लस C डैश प्लस C5, तीनों को जोड़ दो, सॉरी श्रेणीक्रम में ये श्रेणीक्रम में 1/C डबल डैश आएगा प्लस 1/C4 प्लस 1/C डैश प्लस 1/C5, श्रेणीक्रम में तो 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अब तीनों को वैल्यू पुट करके और इसको सिंप्लीफाई कर लें, तो वैल्यू लेंगे यहाँ क्या आएगा 1/12, इसको सोल्व कर ले आप, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपने। 1/20/3 ये 3/20 हो जाएगा प्लस 1/60, इसका एलसीएम लेंगे आप, इसको सोल्व कर लें। एक बात आप जरूर ध्यान रखें भी, राजस्थान बोर्ड के जो स्टूडेंट है, राजस्थान बोर्ड की किताबों में गलतियां न्यूमेरिकल्स में खासतौर पर बहुत ज्यादा है, तो आंसर आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो जिनके आंसर नहीं मिलेंगे। आप अपनी कैलकुलेशन जरूर चेक कर लें, वो सही होनी चाहिए, उसमें कोई मिस्टेक नहीं हो, ताकि इनके आंसर काफी क्वेश्चन के, खासकर इस चैप्टर में भी और आगे भी कुछ चैप्टर आएंगे जिनके अंदर काफी क्वेश्चन के जो आंसर है वो गलत दे रखे हैं, तो आपको उसमें कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप उनको सोल्व कर लें। आगे क्वेश्चन देखते हैं इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में प्रत्येक संधारित्र की धारिता 1 माइक्रोफेरेड है, ए और बी के मध्य तुल्य धारिता ज्ञात करो। ए और बी ये है, इनके मध्य मतलब जितने भी सारे कैपेसिटर लगे हैं सभी की तुल्य धारिता, सभी की जगह 1 लगाए तो उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो यहाँ सभी की वैल्यू क्या है 1 माइक्रोफेरेड है, लिखने की जरूरत नहीं है, ये हमें दे रखा है सभी में 1 माइक्रोफेरेड है। कैसे दे कनेक्ट कर रखे हैं, पहली लाइन में एक संधारित्र है, दूसरी लाइन में 2 जोड़े गए हैं, तीसरी में कितने हैं 4 है, चौथी में लिखा गया 8, क्योंकि 8 बढ़ाएंगे तो बढ़ेंगे नहीं, जगह कम है, इसलिए डायग्राम में बुक में भी ऐसा लिख दिया गया है कि 8 संधारित्र। अब अपने को सोल्व करना है, तो अपने क्या करें, अपने को ये दिखाई दे रहे हैं कि अगर इनके सभी एक तरफ के जो कॉर्नर है वो एक पे जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले जो बीच की लाइन में, जो बीच में संधारित्र लगे हैं, पहले इनको हमें क्या करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा। ये दिखाई दे रहे हैं, ये तो 1 है, ये तो सोल्व हो ही रखे 1 माइक्रोफेरेड है। ये इन दोनों का जो रिजल्ट है वो क्या है, ये 2 1 और 1 दोनों श्रेणीक्रम में है, तो इनको 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, इसको सोल्व करना पड़ेगा। फिर ये 4 के लिए सोल्व करना पड़ेगा, फिर ये 8 के लिए सोल्व करना पड़ेगा, और फिर जो 4 रिजल्ट हो गए, एक तो ये हो गया, एक इसका जो आएगा 1/2, इसका जो आएगा और इसका जो आएगा, सभी को क्या करेंगे, सभी को समांतर क्रम में ऐड करेंगे। तो इसके पहली लाइन जो है वो तो है ही 1 माइक्रोफेरेड, 1 और 1 2 का, इसके लिए सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/C इज इक्वल टू 1/1 प्लस 1/1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 2 को रिवर्स करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2 माइक्रोफेरेड। तो दूसरी जो लाइन है इसका रिजल्ट आ गया, इस लाइन का रिजल्ट मैं यहां लिख रहा हूं, इसका रिजल्ट आ गया 1/2 माइक्रोफेरेड। अब इसके लिए तीसरी लाइन के लिए, अब इसमें लिख दो तृतीय पंक्ति के लिए, तीसरी पंक्ति के लिए की तुल्य धारिता 1/C इज इक्वल टू वही 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 सारे आ जाए, तो 1/1 क्या होगा, 1 ही होगा। भी एक में का भाग देंगे तो ये क्या आएगा, डायरेक्ट जोड़ दो, इसे कितना हो गया 4, लेकिन इसी की वैल्यू है तो क्या आ जाएगा 1 इसकी जगह उल्टा करेंगे तो 1/4 माइक्रोफेरेड। ये दूसरी पंक्ति की वैल्यू कितनी आ गई 1/4 माइक्रोफेरेड। तीसरी की इसी तरह से, ये सॉरी जो चौथी पंक्ति है 4th, इसके लिए चतुर्थ के लिए वैल्यू आ जाएगी 1/C इज इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, कितनी बार 8 बार, तो कितना हो गया 8, और C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/8 माइक्रोफेरेड। अब देखो तीनों के लिए, चारों के लिए वैल्यू आ गई, फर्स्ट वैल्यू तो थी ऐसी ऐसी। अब आप सभी कौन से क्रम में है, अब सभी पंक्तियां आपस में समांतर क्रम में है, अतः परिणामी धारिता
इसको चाहे तो इसको मान लें कि ये C1 बराबर है, इसको हमने C2 निकाल लिया दूसरी पंक्ति को, तीसरी को C3 निकाल लिया, चौथी को C4 निकाल लिया, तो परिणाम धारिता C इज इक्वल टू क्या आएगी, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4। तो C इज इक्वल टू पहली वैल्यू थी वो कितनी है 1, दूसरी कितनी है 1/2, तीसरी की 1/4, चौथी की 1/8। एलसीएम ले लो कितना आ जाएगा 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1 ऐड कर दो, 8 4 12 2 14 और 1 15, तो 15/8 माइक्रो फैराड। ये इसका रिजल्ट आ जाएगा फाइनल वैल्यू। और इस क्वेश्चन का जो आंसर है बुक में गलत दे रखे हैं, 2 माइक्रो फैराड दे रखे हैं, जो कि नहीं होगा। 15/8 जो है वो माइक्रो फैराड इसके रिजल्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसे। तो आज की इस क्लास के अंदर हमने काफी क्वेश्चंस कर लिए हैं, लगभग हर तरीके के क्वेश्चन आ चुके हैं। आप इसको थोड़ा बुक के अंदर और भी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, कहीं पर भी रिफ्रेशर वगैरह में देखेंगे तो आप उनको और कुछ 2 4 4 5 5 क्वेश्चन खुद आप सोल्व करके देखें। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दें। कुछ बच्चों ने कल भी डाला था कि चैप्टर फर्स्ट की जो प्रॉब्लम क्लास है वो भी बाकी है, तो वो अभी 1-2 दिन बाद, शायद तक 1-2 दिन बाद में ज्यादा लगेंगे, 2-4 दिन लग जाएंगे। 2-4 दिन के बाद में चैप्टर 1 की मैंने सारी प्रॉब्लम्स लिख ली है और किन स्टूडेंट्स ने डाली है वो भी लिख ली गई है। तो वो उनकी जो समस्याएं हैं वो एक क्लास में जितनी भी होगी, वो 40 50 60 मिनट जितनी भी होगी, वो केवल उस क्लास में प्रॉब्लम लेंगे हम, तो उसमें आपको सॉल्यूशन कर दिया जाएगा चैप्टर फर्स्ट का। बाकी आप इनको खुद सोल्व कर लें, कोई दिक्कत हो तो आप बता दें, फिर बाद में जब इसकी प्रॉब्लम क्लास होगी तब उसमें डाल दिया जाएगा। बाकी प्रॉब्लम क्लास में समय लगेगा। प्रॉब्लम क्लास जो है वो जैसे चैप्टर फर्स्ट की है वो अब डलेगी, चैप्टर 4 की जो है वो लगभग 1 महीने बाद डलेगी। यानी इतने दिनों में जितने भी बच्चे देखना चाहे जितने देखेंगे, सभी की समस्याएं जो है वो इकट्ठी हो जाएगी, तो उसके बाद में डाल दी जाएगी। तब तक आप खुद इनकी प्रैक्टिस जो है वो ज्यादा करें। बुक में काफी क्वेश्चन है, उनको भी आप सोल्व करके देखें। बाकी चैप्टर पूरा होने के बाद में कुछ इनसे संबंधित कुछ 1-2 तरह के क्वेश्चन और रह गए हैं जो हम सोल्व करेंगे, जिनमें क्या होगा Q बराबर CV, बस ये और अप्लाई करना है। तो आपको ये दे देंगे कि इसमें इस पर कितना विभवांतर होगा, इस पर कितना आवेश होगा। तो जब हम इनको सोल्व कर लेंगे तो उसके बाद में फिर ये एक फॉर्मूला अप्लाई और होता है इनके अंदर, उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन और आते हैं, वो भी हम बाद में बात करेंगे पूरा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में। अब आगे नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे।